नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो महाराष्ट्र में 3 बजे नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम समय था और वो पूरा हो गया है। बड़ी मज़ेदार बात हुई कि बहुत सालों सालों बाद ऐसा कोई चुनाव देखा गया जहां दोनों प्रमुख गठबंधन आखिरी समय तक ये तय नहीं कर पाए कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। 2 बजे तक, 1:30 बजे तक, 12 बजे तक कुछ नाम क्लियर होते रहे दोनों गठबंधनों की तरफ से। आज सुबह 8 बजे मैं जब सोशल मीडिया चेक कर रहा था तो उसमें मैंने देखा कि महाविकास आघाड़ी 288 में से 276 नाम क्लियर कर चुकी थी, यानी 12 नाम फंसे हुए थे। इसी तरह महायुति सुबह 8 बजे तक 288 में से 275 नाम क्लियर कर चुकी थी, यानी महायुति में भी 13 अटके हुए थे, नाम अटके हुए थे, जिसमें बीजेपी के कम से कम 4 एमएलए थे जिनका टिकट काटा गया था। अब स्थिति क्लियर हो गई है या फिर अनक्लियर हो गई है, आप जैसा भी जिस संदर्भ में देखें। सबसे बड़ी बात है कि क्या दोनों के बीच में वाकई में इतना तगड़ा मुकाबला है जो एक एक टिकट के लिए मारामारी हो रही है, या ये मारामारी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों गठबंधन में 3-3 मेजर पार्टनर्स हैं और हर पार्टनर चाहता है कि 2019 में जिस स्थिति में वो था कम से कम उस स्थिति में तो उसको इस बार रहना चाहिए। जबकि 2019 में जो संयुक्त घर थे वो 2-2 टुकड़े हो गए हैं। तो टुकड़े टुकड़े घरों में उतनी ही सीटें मांग रहे हैं टुकड़े टुकड़े कर देने वाले नेता। मेरा कहने का मतलब है कि एनसीपी के अजीत पवार जितने लोग तोड़कर अपने साथ लेकर आए, कहा उतने तो हमें देने ही चाहिए। इसी तरह एकनाथ शिंदे ने भी इसी बात पर जोर दिया। या फिर यह माना जाए कि दोनों गठबंधनों को लग रहा है कि दोनों की जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। खैर, ये तो 23 नवंबर बताएगा, या हो सकता है 23 नवंबर भी नहीं बताए, तब त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बने तो 26 तारीख तक तो नई सरकार का गठन तब नहीं हो पाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा और तब ये जो तीनों पार्टनर हैं उस तरफ के और उस तरफ के, ये 6 के 6 मिलकर सरकार खेलेंगे। यानी कोई भी कहीं भी का पाला बदल सकता है कि किसी भी गैर की छत पर कोई सा भी कबूतर जाकर बैठ सकता है और दाना चुग सकता है। दाना चुगने का सिलसिला तो अब से ही शुरू हो गया है। 3 बजे के बाद अब आंकलन करना शुरू कर दिया है बीजेपी और उधर महाविकास आघाड़ी के नेता ने कि कितने बागी चुनाव मैदान में हैं, कितने निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं, और इसके अलावा छोटी पार्टियों ने कहां कितनी कितनी सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार उतारे हैं, इनमें से कितने हैं जो मजबूत हैं, कितने हैं जो जातिगत समीकरण के हिसाब से उनके पक्ष में बनते हैं। पक्ष में से मतलब कि उन जाति ऐसी है निर्दलीय की, बागी की या छोटी पार्टी के उम्मीदवार की, जिससे विपक्षी पार्टी का वोट बैंक टूटता है, विपक्षी पार्टी के वोट में सेंध लगती है। तो यह आंकलन, ये सिलसिला 5 नवंबर तक चलेगा। 5 नवंबर की शाम नामांकन का नाम वापस लेने का आखिरी दिन है और तब तक कोशिश होगी सभी पार्टियों की कि बागियों को कम से कम मनाया जाए, बिठाया जाए और ये व्यवस्था की जाए कि अगर कोई खड़ा भी हो रहा है तो फिर अगर वो बागी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार से ज़्यादा मजबूत है तो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार की रफ्तार थोड़ी सी कम की जाए। ऐसा हरियाणा में भी हुआ था और बहुत छोटे अंतर से बीजेपी चुनाव जीतने में कामयाब हो गई थी। 0.8% का वोट का डिफरेंस था। अब इसी हिसाब से देखा जाए महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव को तो बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन में भले ही 13-14 सीटों का फर्क रहा हो, 48 में से 31 सीटें महागठबंधन ने, महाविकास आघाड़ी ने जीती थी, 17 सीटें बीजेपी की महायुति गठबंधन को मिली थी, लेकिन वोटों का डिफरेंस देखें तो सिर्फ 2000 का फर्क था। 2000 वोट ही महाविकास आघाड़ी को ज्यादा मिले थे, इसीलिए ये मामला इंटरेस्टिंग हो गया है। लेकिन अब कहेंगे कि दोनों दल क्या जनता की सेवा करने के लिए इतने उतारू हैं कि लड़े मरे जा रहे हैं कि हमें किसी भी कीमत पर सत्ता में आना है क्योंकि जनता की सेवा करनी है। महाराष्ट्र की परवाह किसे है, महाराष्ट्र की जनता की परवाह किसे है, मुद्दे कौन उठा रहा है, ये हम आकलन करने की कोशिश करें। 6 पार्टियों को 2-2, 3-3 लाइन में निपटाने की कोशिश करता हूं मैं। सबसे पहले बीजेपी सबसे ज्यादा 146
सीटें सुबह तक थी, शायद 4 सीटें और हो सकता है 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और बीजेपी पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान करने में लगी है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री की जब दिवाली के बाद रैलियां होंगी तब वो इस मुद्दे को गर्मजोशी के साथ और जोर जोर से उठाते हैं या फिर स्थानीय नेताओं पर ये हिंदू मुसलमान वाली बात छोड़ देते हैं। बीजेपी ने आरक्षण के नाम पर भी गंद फैलाया। मराठा आरक्षण दिया तो ओबीसी नाराज हो गए। ओबीसी में शामिल धनगर इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि हमें शेड्यूल ट्राइब में, आदिवासी में शामिल कर लो, तो आदिवासी नाराज हो गए। तो धनगर भी नाराज, मराठे जिनको मिल गया वो खुश, बाकी जिनको नहीं मिला वो नाराज, और पूरे समाज में एक तरह से रायता फैला दिया। और अब बीजेपी चाहती है कि हिंदू बनकर वोट दें, धनगर भी हिंदू बनकर वोट दें, तेली भी हिंदू बनकर वोट दें, मराठे भी हिंदू बनकर वोट दें, वंजारे भी हिंदू बनकर वोट दें। क्या यह संभव हो पाएगा? यह देखना दिलचस्प रहेगा। देवेंद्र फडणवीस किसी भी कीमत पर संघ का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बनने का कोई दाव इस बार छोड़ना नहीं चाहते, यह भी 100% तय है। तो बीजेपी की नजर सत्ता पर है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को जब से पिछले लोकसभा चुनाव में वो 17-18 सीटों पर लड़े, 13-14 सीटें जीत गए निर्दलीय मिलाकर, तब से कांग्रेस के नेता तो बिल्कुल ख्वाबों में हैं, हवा में उड़ रहे हैं। वो सपने ले रहे हैं कि बस अब सत्ता में महाविकास अघाड़ी आई, अब राज्यपाल की तरफ से सरकार बनाने का ऑफर मिला और अब हमारा मुख्यमंत्री बन जाएगा शरद पवार के साथ मिलकर। काम करने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेसियों का ये हाल है। हालांकि कुछ सीटों पर वो जरूर लड़े कि उद्धव ठाकरे ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर महाविकास अघाड़ी हारी तो कहीं ऐसा ना हो कि हरियाणा में कांग्रेस इसलिए हार गई थी क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था छोटे दलों को सीटें दे दो, तो वहां नहीं दी गई, और कहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी इसलिए ना हार जाए क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को सीटें ज्यादा दे दो, कहीं ये चक्कर में ना पड़ जाए पार्टी। खैर, कांग्रेस की स्थिति मैंने आपको बता दी। उद्धव ठाकरे तो बिल्कुल व्यक्तिगत दुश्मनी, व्यक्तिगत बदला लेना है। एकनाथ शिंदे ने मेरा अपमान किया, शिवसेना का अपमान किया, शिव सैनिकों का अपमान किया, बाला साहब का अपमान किया, और ये अपमान का बदला लेना है। मैं ही असली शिवसेना हूं, मेरे पास ही उनका जो असली चुनाव चिन्ह है तीर कमान, वो मेरे पास ही आना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और मन ही मन वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएं। उनको लगता है कि राहुल गांधी और शरद पवार चूंकि खुद मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे। तो उनको जनता से कितना लेना देना है या अपना व्यक्तिगत बदला चुकाना है, वो उससे लेना देना है, आप आसानी से समझ सकते हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का स्वाद चख चुके हैं। ऑटो रिक्शा से ले ऑटो चालक चलाते थे, पार्षद बने, कॉरपोरेटर बने, फिर विधायक बने, फिर मंत्री बने, फिर अब सीधा मुख्यमंत्री बन गए हैं, और अब वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। वो भी ये साबित करना चाहते हैं कि दरअसल उन्हीं के हाथ में सत्ता की चाबी है और वो जहां जाएंगे वहां की सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो उनका मकसद भी यही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे में एकनाथ शिंदे क्यों चाहेंगे कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, इससे तो उन्हीं का नुकसान होगा। शरद पवार की बात करें तो वहां भी वही बदला बदला बदला। 3 लोगों से खास तौर से बदला। अजीत पवार अपने भतीजे से बदला, जिन्होंने बारामती में सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा को चुनाव मैदान में उतार दिया था। ये बदला पूरा करना है कैसे कि अब अजीत पवार जो बारामती से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर उन्हीं के भतीजे योगेंद्र को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है, और शरद पवार खुद नामांकन के वक्त मौजूद थे। इसी तरह छगन भुजबल, शरद पवार को खुंदक है कि छगन भुजबल पुराने होते थे, नवाब मलिक पुराने साथी होते थे। इन्होंने भी एनसीपी को तोड़ा और अजीत पवार के साथ बीजेपी की झोली में जाकर बैठ गए। तो अब जहां से छगन भुजबल चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से शरद पवार ने मानिक राव शिंदे को चुनाव मैदान में उतारा है, मराठा को। तो मराठा वर्सेस ओबीसी, छगन भुजबल मुश्किल में। नवाब मलिक को पार्टी टिकट कहा कि अजीत पवार की पार्टी से बीजेपी ने कहा कि नवाब मलिक को आप टिकट मत दीजिए क्योंकि उनका संबंध दाऊद इब्राहिम से माना जाता है। तो
नवाब मलिक की जगह साना मलिक उनकी बेटी को टिकट दे दिया गया अणुशक्ति नगर से, और यहां पर शरद पवार ने स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद को चुनाव मैदान में उतार दिया है, यानी यहां भी मामला फंसा दिया है। तो शरद पवार भी व्यक्तिगत अपनी खुंदक निकालने में लगे हुए हैं, और वैसे तरकश में जो आखिरी तीर है वो तो 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तभी साबित होगा कि किसके हाथ में क्या तीर है। जातिगत समीकरण की बात की जाए तो महाविकास अघाड़ी डीएमके के भरोसे है, यानी दलित, मुस्लिम और कुनबी फैक्टर के भरोसे है, जो कुल मिलाकर 45-46% के आसपास बैठता है। और जहां तक महायुति की बात करें तो शिंदे का तो एक तरह से मराठा फैक्टर है, अजीत पवार का भी कुछ हद तक मराठा फैक्टर है, और बाकी बीजेपी माधव फैक्टर पर लगी हुई है, जिसमें धनगर आते हैं, बंजारे आते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी महाराष्ट्र की है, और जैसे ही स्थिति और साफ होगी एक नई वीडियो के जरिए हम आपको वो भी बताने समझाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।